हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं 2026 का घटना चक्र पूर्वालोकन है और ये हिस्ट्री का है, भारतीय इतिहास। इसमें आपको एशियन हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको सारे एग्ज़ाम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं 1990 से 2026 तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें आपको 2025 का भी क्वेश्चन दिखाऊंगी, तो आपको ये यकीन हो जाए कि ये 2026 का ही एडिशन है। और अब इस वीडियो को देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं और इसलिए घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी 72वीं बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इस वीडियो को डाल सकूं। कम व्यूज़ होते हैं तो मोटिवेशन कम हो जाता है और वीडियो बनाने का मन ही नहीं होता है। यही अगर मोटिवेशन हम भी वीडियो डालें, इसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए आप सभी का साथ चाहिए। तो आप सब ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं इस वीडियो को डालूं और आप सभी को बहुत हेल्पफुल होगा। आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एशियन हिस्ट्री का अपलोड हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री का अपलोड कर रही हूँ और हर एक सब्जेक्ट का आपका अप्रॉक्स 1 मंथ में या फिर 45 डेज़ में ज़रूर क्लियर हो जाएगा। मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि 72वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले इसको कर लूँ। और इसमें सारे स्टेट लेवल क्वेश्चन हैं। राजस्थान का भी आपको मिल जाएगा, यूपी का भी मिल जाएगा, महाराष्ट्र का भी मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट का आता है। मार्केट में भी इसका बुक मिलता है और आपको इसका पीडीएफ भी मिलता है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको मैं टेलीग्राम लिंक बता दूंगी, अब उसका पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगा। जो भी चैप्टर मैं कवर करवाऊंगी उसमें आपको चैप्टर का मिल जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं मेडावल हिस्ट्री। तो सबसे पहले उसको हमें निकालना होगा, मेडावल हिस्ट्री। मेडावल हिस्ट्री ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट है। ये प्राचीन ही है, साहित्य का है, पूर्व मध्य है, ये रहा। मध्यकालीन भारत इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी आपको मैं बाद में भी करवा दूंगी। तो थ्योरी जो बच्चे बीपीएससी का 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो तो पहले से पढ़े होंगे। बस क्वेश्चन आपको पूरा घटना चक्र एक बार देख लेना चाहिए, ताकि आपको उसका जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो वो तो माइंड में सेट हो जाएगा। तो वो बार बार पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी वो इस बार आ जाए। तो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, थ्योरी तो आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे न्यू हैं अभी, जो 2027-28 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं थ्योरी अलग से बना करके अपलोड कर दूँगी। तो वो अभी बीपीएससी एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक में है, जुलाई में है, तो उसके लिए तो थ्योरी करवाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ। तो जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी राय इसमें कमेंट ज़रूर करें। आप क्या चाहते हैं, आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, आप मुझे भी गाइड कर सकते हैं और मुझे भी हिंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को उस सब्जेक्ट को सबसे पहले अपलोड करूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चैप्टर 1 का है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम ईरानियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। तो मक्का कहाँ है? अभी हमने देखा है कि सऊदी अरब में मक्का है। अब देख सकते हैं 1995 में और ये 1996 पर पूछा गया क्वेश्चन है। अब है फिर से, हिंद भारत को जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया, ईरान देश के हिंदुस्तान कहकर पुकारा
और यूनियन ने इंडिया कह कर के पुकारा। तो ई एक साथ नहीं आएगा, तो मैं भी ऐसे याद कर रखी हूँ और आप भी ऐसे याद कर सकते हैं कि ईरान और इंडिया एक साथ नहीं आएगा। ईरान हिंदुस्तान बताएगा तो यूनानिया इंडिया बताएगा। तो ये हमेशा माइंड में याद रह जाएगा। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष की भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था डी में, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। और ये कब हुआ था इसको एक बार देख लेते हैं। तो यह हुआ था 1712 ईस्वी में सफल मुस्लिम आक्रमण। आक्रमणकारियों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित और मारा गया। इसके पश्चात बुदैले के नेतृत्व में दूसरा प्रयास भी विफल रहा। इराक के गवर्नर अल हजाद ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा और वह सफल भी रहा। तो बाद में 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और उस समय सिंध पर दाहिर, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। सिंध पर जब आक्रमण हुआ था तो उसका शासक कौन था? तो दाहिर था। अरबी ग्रंथ चचनामा में से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए कि सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है तो चचनामा से मिलती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंध विजय कब हुआ है? अभी हमने पढ़ा है 712 ईस्वी में हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। फिर से आ गया क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। देख सकते हैं 1995 से ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, 2002 में भी पूछा गया। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरब का था। तो रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए 2015 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन जानते हैं तो आंसर दे देंगे। ऐसी एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। 336 में जो हुआ था असफल रहा। भारत का पहला सफल आक्रमण 712 में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में और खलीफा अल वालिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। कितनी बार एक्सप्लेनेशन में भी बताया जा चुका है। और मुल्तान पर विजय, ये भी पूछा गया है। मुल्तान पर विजय 713 ईस्वी में हुआ और सिंध पर 712 में। मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था वो? अरब का था ना। सी आंसर हो गया। 1992 में पूछा गया, तो सोच लीजिए 1990 से ही लगातार पूछा जा रहा है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी से सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। अरोड़ 2020 में पूछा गया है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी और ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास का तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? फिर से आ गया चचनामा। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। 2024 में बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा कौन लिखा है नहीं पता है। चचनामा का जो फारसी में अनुवाद किया है वह मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चचनामा में लगभग 680 से 716 ईस्वी, कुछ श्रेत में 716 को 718 तक भी लिखता है, तो उसको ज़्यादा वो नहीं करना है, याद रखना है कि 1680 से 1716 या 18 में सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है 1990 ईस्वी में और इसे किया है मिर्जा काली सब्बेग ने। तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए
2024 में पूछा गया है कि फ़ारसी में किसने अनुवाद किया है। तो हो सकता है कि पूछा जाए कि अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है, तो इसी अंग्रेजी में अनुवाद मिर्ज़ा कालिस बेग ने किया है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? गजनी राजवंश का शासक अल्फतागीन है। और देखिए बहुत सारे लोग महमूद गजनबी जानते हैं, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो इसी को टिक कर देते हैं अधिकतर, लेकिन पहले में ऑप्शन दे दिया है अल्पतगीन, वही है इसके प्रमुख शासक। मतलब कि इसी ने स्थापना की थी गजनी वंश की। गजनी वंश को यामनी वंश भी कहते हैं, तो मोहम्मद बिन गजनबी लोग करके मोहम्मद बिन गजनबी को हमेशा कर देते हैं, इसलिए वो नहीं है। ये याद रखना है कि गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन ने किया था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुशाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो हाँ, यह 17 बार तो आक्रमण किया था। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था? नहीं, तो वो स्थायी शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, बल्कि वो लूटपाट करना चाहता था। तो आर तो गलत हो गया ऐसे ही, तो जहाँ पे भी आर गलत बताया जा रहा है उसको हम लोग आंसर कर देंगे। तो आर गलत है, सी में है, हमारा आंसर हो गया सी। यहाँ पे भी दिया होगा कि 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन उसका उद्देश्य मुस्लिम शासक की स्थापना नहीं करना बल्कि मात्र लूटपाट करना था। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? महमूद गजनबी से विद्याधर, याद रखिएगा, विद्याधर एक ऐसा शासक था जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन वह विद्याधर को पराजित नहीं कर पाया था कभी भी। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। महमूद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किस नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा देता है और महमूद गजनबी भी लौट जाता है। इस प्रकार विद्याधर उन प्रमुख हिंदू शासकों में थे जिन्होंने महमूद गजनबी के विरोध प्रतिरोध किया था, किंतु मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया है, ये भी याद रखिएगा। तो किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो किया था विद्याधर ने। 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से आ गया, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है ये। तो इसका महमूद गजनबी का इतिहासकार उदबी था, उदबी। महमूद गजनबी का शासक महमूद गजनी को कला संस्कृति का केंद्र बनाने का प्रयास करने वाला तथा विद्वानों को संरक्षण देने वाला शासक था। वह विद्वानों एवं कलाकारों को संरक्षण देता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उदबी था। उसने किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में आया था? तो फरिश्ता नहीं था, यहीं पे ये गलत है, फिरदौसी था, यहाँ पे होगा लिखा हुआ फिरदौसी था। तो इसमें पूछ रहा है कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो फिरदौसी महमूद गजनबी के से संबंधित था, तो बी होना चाहिए, लेकिन इसमें स्टार दिया है क्योंकि ये फिरदौसी की जगह फरिश्ता लिख दिया था, इसीलिए यारों का पेपर है ये। इसको एक बार पढ़ लेंगे कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं, फरिश्ता नहीं, फिरदौसी है। यह महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था।
इससे पूर्व के हमारे होमर की उपाधि दी गई थी। इसका इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा, जबकि फिरदौसा ने, देखिए फरिश्ता भी एक कोई था जो कि तारिक ए फरिश्ता या गुलाम ए इब्राहिम नामक किताब लिखी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है कि फरिश्ता भी कोई था। फिर फरिश्ता को फिरदौसी कैसे कोई मान ले, इसलिए का आंसर बोर्ड ने ही गलत कर दिया कि क्वेश्चन ही गलत है। शाहनामा का लेखक कौन है? अभी जस्ट पढ़े हैं कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, 2015 में फिर से पूछा गया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यह अल-बरूनी था। पुराण को जो सबसे पहले पढ़ा वो अल-बरूनी था। अल-बरूनी से भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वही था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था, तो वह भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अल-बरूनी था। निम्नलिखित के कथनों में से कौन सा कथन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। नहीं, यही गलत है, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, तो हाँ यह सही था। और भी दो ऑप्शन को देख लेते हैं। वह संस्कृत का विद्वान था, हाँ। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, तो यह सब था। वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव ने करवाया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था, जिसने महमूद मंदिर से अब्दुल संपत्ति लूट कर वापस लौट गया, और महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। हाल ही में, ये मतलब कि उस टाइम का करेंट अफेयर का क्वेश्चन था 2022 का, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड है, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है, तो हाँ यह तो सही है। इसमें सही पूछ रहा है, तो एक एक जिसमें है, एक एक इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जहाँ जहाँ दो है वहाँ वहाँ सही हो जाएगा, यहाँ पे दो नहीं है। दो ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया कि ये बी और सी तो नहीं होगा। अभी भी दो ऑप्शन हैं हमारे पास। अब 3 को पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी, तो नहीं, यह की गई थी हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो 3 है, ये तो गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा 1। मैंने बता ही दिया एक्सप्लेनेशन सब कुछ। राजेंद्र प्रसाद ने की थी प्राण प्रतिष्ठा। और किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो चांदी का सिक्का निर्गत किया था महमूद गजनवी ने। निम्नलिखित में से किस मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? उत्तर भारत को जीता था मोहम्मद गौरी ने, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीमदेव द्वितीय ने पराजित किया था। भीमदेव प्रथम दूसरा है, जो कि मोहम्मद गजनवी से संबंधित था, और मोहम्मद गौरी से संबंधित भीमदेव द्वितीय है, तो कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। हालांकि इसमें भीमदेव प्रथम नहीं दिया गया है, तो उससे भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में, 1194 में जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो वह हुआ था जयचंद। 1194 में के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? जयचंद को। बहुत बार पूछा गया है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध तो हार गया था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन दूसरा युद्ध वो जीत गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। और पहला तराइन का युद्ध 1151 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान उस टाइम जीत गया था और द्वितीय में वो हार गया। निम्नलिखित नामों को कालक्रम से व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सहित उत्तर प्राप्त करें। तो सबसे पहले आया था महमूद गजनबी। दो, एक ही में आंसर है हमारा, बी हो जाएगा। उसके बाद आया महमूद गजनबी के बाद आया मोहम्मद गौरी दूसरे नंबर पे। उसके बाद आया चंगेज खां, फिर आया तैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वह है मोहम्मद गौरी का। और एक तरफ कलमा मतलब अरबी में उसे खुदा कहते थे, उनकी थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान की थी? तो प्रथम अख्ता उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। अख्ता मतलब मोहम्मद गौरी का इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक था सबसे पहले। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? तो वह था बख्तियार खिलजी, जो बंगाल और बिहार सबको मतलब विजय कर लिया था वहाँ पे। नालंदा को भी बख्तियार खिलजी ने ही विध्वंस किया था। आगे क्वेश्चन है तो देख लेंगे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, तो इसे बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। बिहार का पूछ रहा है, बिहार का सबसे पहले बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस भी उसी ने किया था। तो बहुत क्रूर शासक था और उसने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, बिहार जब भी पूछेगा तो हमारा खिलजी हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी। 2022 में भी नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। 2016 में भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर याद रखना है। बख्तियार खिलजी हो जाएगा इसका आंसर। अब है इसमें कूट और कथन, इसी को पढ़ना है। 2018 2024 दोनों में पूछा गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या सही है क्या गलत है। एक को कथन और दूसरे को आर कहा गया है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, तो सही है, हाँ सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो हाँ यह भी सही है। अब इसमें कारण सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमेशा ऐसे पढ़ें कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो एप्रोप्रिएट आंसर ए है और यही सही आंसर है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी वो कर रहा है। अब आता है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।